वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का जो केस था। जैसे कि आप सबको याद होगा 2022 में ये वाक़या पेश आया था। अरशद शरीफ मुल्क से भागे हुए थे, केन्या में उन्होंने पनाह ली हुई थी जब वहाँ हम कह सकते हैं गैर मामूली और पुरसरार हालात में उनका कत्ल हुआ। अब उसके बाद से ऑब्वियसली पहले तो रियासत ने भी कुछ छानबीन करने की कोशिश की और उसके बाद ये केस जो था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, उनको कहा गया कि वो अज़ खुद नोटिस लें जो केन्या में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। केस की समाअत भी हुई। उसके बाद 2-3 चीफ जस्टिस आए और चले गए। वो केस जो था उस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई, बहुत कम ही प्रोसीडिंग्स भी हुई। अब फिर जब बनी ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो अरशद शरीफ का भी जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पहुंच गया और वहाँ इस केस को पिछले दिनों में निपटा दिया गया। जो कोर्ट थी उसका ये ख्याल था कि पाकिस्तान और केन्या के दरमियान जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है उस पर दस्तखत हो चुके हैं। अब दोनों जो हुकूमतें हैं वो आपस में ताउन करनी है, इसलिए कोर्ट की मदाखलत की ज़रूरत नहीं है। 14 सफ़ों पर ये मुश्तमिल जो फ़ैसला था ये सामने आया और इसमें यही कहा गया है। अब दूसरी तरफ से ये आर्ग्यू करने की कोशिश की गई कि अभी इस मामले को कोर्ट जो है वो बंद ना करे और इसको केस को वहीं सामने रखे और ताकि देखती रहे या एक मॉनिटरिंग करती रहे कि हुकूमत इसके ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स कर रही है या केस किस तरह आगे बढ़ रहा है। अब मगर ऐसा नहीं हुआ और ये फ़ैसला कर दिया गया। फ़ैसले के मुताबिक जो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब थे, उनकी जो अहलिया भी हैं सोमिया अरशद साहिबा, उनकी तरफ से एक वकील पेश हुए और उन्होंने भी यही इस्तदा की कि इस केस को अभी बंद ना किया जाए, ज़ेरे अल्तवा ही रखा जाए, मगर ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मरियम नवाज़ खान साहिबा, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे, और हमारे साथ मौजूद हैं असद रहीम खान साहब, वकील हैं। हिज ग्रास्प ऑफ द लॉ इज़ सेकंड टू नन। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मरियम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं कि ये केस जैसे बहुत से चीफ जस्टिस जो है वो गुजरे केस कोई ख़ास सुना नहीं गया, 1 या 2 समातें, क्यों इतना हम कह सकते हैं कि लटकाया गया या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, वजह क्या बनी? देखिए आरफा, जो बिल्कुल एक बेसिक्स इस लॉ की है वो ये है कि क्रिमिनल लॉ में जितना डिले होता है केस के अंदर, उतने उसके जो एविडेंसेस होती हैं वो ख़त्म होती जाती हैं या वो कम होती जाती हैं और केस कमज़ोर होता जाता है। तो लटकाने की तो बेसिक वजह यही समझ आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को लिया। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ 23 अक्टूबर 2022 में और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था 4 दिसंबर 2022 को। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में एक बिल्कुल इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग जो है वो टीम गई थी केन्या, और उनसे केनियन गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर ताउन किया। उन्होंने वहाँ पर जाकर तमाम मुतल्लिका जितने इस केस से जुड़े किरदार थे, चाहे वो दुबई में थे या केन्या में थे, उनके इंटरव्यूज़ भी किए। वो हर किस्म का, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ़ौरन चले गए थे, तो उन्होंने वहाँ जो क्राइम सीन था, अरशद शरीफ साहब कहाँ रह रहे थे, उनके होस्ट कौन थे, वो कैसे निकले, किस जगह गए, तफसील से कंप्लीट पूरी ट्रेजेक्ट्री जो है वो उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद थी। और वो रिपोर्ट अगर वो उसको लिया जाता अदालतों के अंदर सीरियसली और उस पर आगे फर्दर कार्रवाई की जाती, तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि कहीं ना कहीं केस किसी नहज पर पहुंच चुका होता। लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने सुमोटो लेने की मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी आई थी, प्रेशर भी था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने तो सुमोटो लेने में लगाए। जब सुमोटो ले लिया और फैक्ट फाइंडिंग टीम बनवा दी और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेकर आ भी गई और उसके अंदर बहुत सारे सबूत भी थे, तो हमें आज भी याद है कि कमरा अदालत में जब वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी 4 जजेस के सामने पेश की गई थी, तो बेंच बिल्कुल खामोश हो गया था और रिपोर्ट को छुआ भी नहीं गया था और रिपोर्ट साइड पे रख दी गई थी, क्योंकि उसके अंदर कई ऐसे नाम थे कि जो वो खुलते और बात होती तो कहानियाँ निकलती और फिर कड़ियाँ मिलती और कत्ल का सुराग लग जाता। तो वो रिपोर्ट साइड पे रख दी गई। उसके बाद एक JIT बनी, फिर एक SJIT बनी, लेकिन उस सारे मामले पर तहकीकात आज तक आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि एक दफ़ा के बाद दोबारा केनियन गवर्नमेंट ने ना वहाँ अलाउ किया अपने मुल्क में आकर तहकीकात करना, और ना ही बार बार इस किस्म की तहकीकात के लिए अलाउ किया जाता है। और फिर अभी
पिछले 2 साल से हम मुसलसल सुन रहे हैं, जो 3-4 हियरिंग्स हुई हैं उनके अंदर कि जी देखिए अब केनियन गवर्नमेंट के साथ हमारा म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट हो रहा है, हो चुका है, तहकीकात होंगी, आगे बढ़ेंगी। और फिर इस सारे सिचुएशन के दौरान अदालती कार्रवाई या अदालती किरदार सिर्फ इतना था कि अगर केस पेंडिंग रहता तो कम से कम एक ये था कि केस चल रहा था। अब बहुत आसान है कि अरशद शरीफ साहब का मुकदमा आप समझिए कि वो बंद हो चुका है, हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी है वो आगे बढ़ाए और वो चाहे तो ना बढ़ाए। असद साहब, आपने मरियम साहिबा की बात सुनी और तो ये आपके ख्याल में क्या आर्ग्यूमेंट्स थी या क्या लॉजिक थी जजेस की जो वो इस फैसले पे पहुंचे कि उनका ख्याल था कि इतने सालों के बाद अब ये केस बंद करना ही बेहतर है? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। यही जो फैसला था जिसका आपने हवाला दिया था वो अब पढ़ ही रहा था, तो उसमें जो लॉजिक है वो मैं बहुत सादा ह्यूमिलिटी से मैं कहता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आई। आपने पैराग्राफ 9 में ये वाजे किया हुआ है और बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है कि जो राइट टू फेयर ट्रायल है हमारे आइन में आर्टिकल 10A में दर्ज है, उसमें जो तफ्तीश है वो भी शामिल है कि तफ्तीश आज़ादाना हो, मुनसफाना हो। लेकिन अगले जो उसके 6 या 7-8 पैरा हैं उसी फैसले में वो इस जुमले के बिल्कुल मुतसादम हैं, क्योंकि आपने साथ में ये भी कहा कि बेशक तफ्तीश आपका हक है लेकिन वफाकी आइनी अदालत का उसमें कोई किरदार नहीं हो सकता, क्योंकि ये टोटल कंट्रोल उन्होंने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ है और मैनेजमेंट उन्होंने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ है, ये उसके मुतरादिफ होगा। याद रहे ये किसी की गुजारिश नहीं थी, ये किसी का प्रेयर नहीं था कि आप इसको मैनेज करें या किसी नतीजे तक आप उसको पायलट करें। सिर्फ इतनी सी बात थी कि इस तफ्तीश के शाना बशाना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स होने चाहिए और आप उसको पीरियोडिक आप उसको रिव्यू करना चाहिए ताकि ये किसी ना किसी तरह से मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये तो पहला नुक्ता था और मेरे ख्याल से इसी की बुनियाद पे उन्होंने केस क्लोज किया। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह मरियम साहिबा ने उसका हवाला दिया, जो मुश्तरका कानूनी मुआहदा है केन्या और पाकिस्तान के बीच, ये काबिल तारीफ़ है। फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है, माना कि काबिल तारीफ़ है, लेकिन इस तरह के जो मुआहदे होते हैं वो इंतहा नहीं इब्तदा हैं। तो ये कहना कि जी अब इतनी ही प्रोसीजरल कार्रवाई काफ़ी है और उस वजह से अब हमें ये मामला डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल नामुनासिब था। साथ में उन्होंने कुछ हवाले दिए हुए हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स दिए हुए हैं। वैसे तो हर दूसरे फैसले में वफाकी आइनी अदालत ये कहती है कि जी हम तो किसी अदालत उज़्मा के प्रेसिडेंट से बाउंड नहीं है, लेकिन चलें जो प्रेसिडेंट्स उन्होंने जिनका हवाला दिया है, एक अजमील खान जजमेंट है और एक शौकत अली डोगर है। अजमील खान का केस पुलिस फंक्शंस की सब्स्टिट्यूशन से ताल्लुक रखता था जो यहाँ लागू नहीं होता। फिर आपने कहा कि जी शौकत अली डोगर के फैसले की रोशनी में हम जो कन्फाइंड जो कंटिन्यूड कंट्रोल है तफ्तीश का, उसमें हम पहल नहीं कर सकते। एक बार फिर कहना चाहिए कि ये आपसे तवक्को नहीं थी कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। आखिर में वो बल्कि यहाँ भी उन्होंने ये बात तस्लीम की है वफाकी आइनी अदालत ने कि एक्सेप्शनल केसेस में तफ्तीश की हद तक अदालत की कार्रवाई होती है, अदालत का किरदार होता है। सही। अब मैं नहीं जानता कोई इससे ज्यादा एक्सेप्शनल केस है कि एक ऐसा सहाफ़ी जिसकी शहादत पे मुल्क भर में गम था, मुल्क भर में गुस्सा था, जो रियासती अदारे हैं उन्होंने खुद तफ्तीश करते हुए कहा कि एक ट्रांसनेशनल कंस्पिरेसी रूल आउट हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा आपको क्या एक्सेप्शनल मामला चाहिए थे? तो कहने का ये मकसद है कि इसकी जो रीजनिंग थी वो इंटरनली कोहेरेंट नहीं है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।